बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 2 नवंबर है, दिन है इतवार का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले 2 ख़वातीन से जुड़ी बड़ी अहम ख़बरें हैं। इन ख़बरों से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली ख़बर नाज़रीन जो ख़ातून रहनुमा से जुड़ी है, वो ख़ातून रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अब आपका सवाल हो सकता है कि ये तो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, ये ख़ातून सियासी रहनुमा कैसे हो सकती है? अब सोशल मीडिया पे जिस काम पे खौला चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर को, सोशल मीडिया के जंगजुओं को जिस काम पे लगा रखा है, तो उनकी तो खौला चौधरी रहनुमा ही है ना। अब जो खबर सामने आई है कि खौला चौधरी को और उनके हस्बैंड आरिफ रिंद को, जो कि उम्रे की अदायगी के लिए कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहे थे, उन्हें इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया। अब नाज़रीन फर्दर डेवलपमेंट ये हुई है कि जो दोनों पे इल्ज़ाम है NCCI का कि रियासत के ख़िलाफ़ ट्वीट्स की हैं खौला चौधरी ने, आरिफ रिंद की अहलिया ने, तो उस पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और जब नाज़रीन प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खौला चौधरी साहबा को और उनके हस्बैंड को अदालत में रावलपिंडी कोर्ट में पेश करके उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जा रही है। तो एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। दूसरी नाज़रीन जो ख़ातून रहनुमा से मुतल्लिक़ ख़बर है, वो ख़बर नाज़रीन मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़। अब मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ ख़बर नाज़रीन ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब को ऑर्डर किया गया था कि आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवा रहे, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत पे एम्फेसाइज़ किया कि भाई ये जो गैर जिम्मेदारी या जो बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर हो रही है, इस पर मज़ीद ताख़ीर, मज़ीद किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने 4 माह में पंजाब को जो हल्का बंदियाँ हैं, डिलिमिटेशन है, उसको मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, जिस पर पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के सामने गई, वहाँ पे जाके मोहलत मांग ली। लेकिन नाज़रीन जो कानून पास हुआ, पंजाब से लोकल गवर्नमेंट बनाने के लिए जो कानून पास हुआ, लोकल बॉडीज़ एक्ट 2025, उससे मुतल्लिक़ नाज़रीन ख़बर ये सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने फ़ैसला किया है कि ये जो लोकल बॉडी का कानून है, लोकल गवर्नमेंट का जो नया लॉ पंजाब असम्बली से पास करवाया गया है, इसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ अदलिया में यानी लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करेगी। अब इसमें जो जवाब बताया जा रहा है, एक तो जवाब ये बताया जा रहा है कि ये जो कानून बना है लोकल बॉडी का, लोकल गवर्नमेंट का, इसमें जो इंतखाबात होने हैं वो गैर जमाती बुनियादों पर होने हैं। यानी तहरीक-ए-इंसाफ़ का मौक़िफ़ ये है कि ये इलेक्शन जमाती बुनियादों पर होना चाहिए, ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर नहीं होना चाहिए। अब नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ जब पंजाब में इक़्तिदार में थी, तो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने भी पंजाब में लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाया था। गो के खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हुआ, लेकिन पंजाब में जो हुकूमतें थीं, पहले तो उन हुकूमतों का तख्ता उलट दिया गया, उन हुकूमतों को ख़त्म किया गया ये कह के कि हम लोकल गवर्नमेंट का नया लॉ ला रहे हैं। बुज़दार साहब 2 साल तक वो कानूनी नहीं बनवा सकें, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब लोकल गवर्नमेंट को बहाल किया, फिर पंजाब हुकूमत उन लोकल हुकूमतों को बहाल नहीं कर रही थी। अब उस दौरान खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आ गई, बुज़दार साहब को भी खान साहब ने इस्तीफ़ा लेके घर भेज दिया। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि कितने अरसे से, कई सालों से पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं है। हम बरतानवी निज़ाम हुकूमत की मिसालें देते हैं कि बरतानिया में देखें जी, वहाँ का निज़ाम हुकूमत कितना साफ़ सुथरा है, कितना ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे गवर्नेंस कितनी बेहतर है, वहाँ का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो डिलीवरी कितनी बेहतर कर रहा है। वही निज़ाम पाकिस्तान में राइज है, लेकिन बरतानिया में वो निज़ाम मुकम्मल तौर पे नाफिज किया गया है। हमारे मुल्क में तो सिर्फ मरकज़ी इलेक्शन वफाक का करवा दिया, सूबों का करवा दिया, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन पे कोई तवज्जो नहीं देता। हालांकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की या किसी भी जमहूरी सिस्टम की जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, जो लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं, वो बेस होती है उस जमहूरियत की, बुनियाद होती है। हम जमहूरियत की बुनियाद को तो आगे कंटिन्यू नहीं करते। हम कहते हैं कि MPA बन जाएं, MNA बनवा लें, सदर बन जाए, वज़ीर आज़म बन जाए, भाई काउंसलर क्यों नहीं बनवाते? मैं इसलिए इसको जमहूरियत की बुनियाद कह रहा हूँ कि इस लोकल बॉडी सिस्टम के ज़रिए गली महलों से जो काउंसलर मुंतखब होते हैं, आगे चल के वो अपने शहरों को लीड करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हैं, अपने डिवीजन को लीड करते हैं नीचे से। यानी आप यूं कह लें कि नई जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सामने आती है।
लोगों को नए नए चेहरे मिलते हैं कि ये बेहतर डिलीवर कर सकता है। तुर्की के तैयब एर्दोगान कहाँ से आए थे? लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से आए थे। बाकी भी आप अमेरिका उठा के देख लें, आप बरतानिया उठा के देख लें, जिस मर्जी मगरबी मुल्क को निकाल के देख लें, वहाँ पे नीचे से लीडरशिप ऊपर आती है। इसलिए तो यहाँ पे शिकवा रहता है कि यहाँ पे ख़ानदानों की हुकूमत है। उसकी वजह यह है, माज़रत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और ये फैक्चुअल बात है, ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कभी पनपने नहीं दिया गया। अब मरीम नवाज साहबा जैसे कहते ये कानून जो उन्होंने पार्लियामेंट से पास करवाया है, अब तहरीक इंसाफ से इस बुनियाद पे इस कानून को चैलेंज करने जा रही है भी गैर जमाती बुनियादों पे इलेक्शन हो रहे हैं। भाई गैर जमाती बुनियादों पे छोड़ के चले जमाती बुनियादों पर भी हों। आपके पास तो तहरीक इंसाफ का भी जो इलेक्शन कमीशन का मंजूर शुदा जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो ढांचा होता है, तहरीक इंसाफ के पास तो वो है ही नहीं। जो इस बात का खदशा है ना कि गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शन हुए तो तहरीक इंसाफ में शमूलियत कैसे अख्तियार करेंगे? भाई अगर जमाती बुनियादों पर भी हो जाए तो आप उनको जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट कैसे जारी करेंगे? आपका जो इंटर पार्टी इलेक्शन है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग पड़ा है। तो तहरीक इंसाफ कह रही है कि हम मरीम नवाज का बनाया गया पंजाब का लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उससे पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। मुझे तो बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि मकसद सिर्फ एक ही है कि लोकल गवर्नमेंट का क़याम अमल में ना हो सके, ना लाया जा सके। हालांकि इस इलेक्शन के ज़रिए जो पंजाब हुकूमत की पॉपुलैरिटी है वो भी चेक हो सकती है, और जो तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारी पॉपुलैरिटी पहले से बढ़ी है वो भी सामने आ जाएगी। तहरीक इंसाफ किसी और जमात के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ सकती है। तहरीक इंसाफ नजरियाती से, तहरीक इंसाफ बल्लेबाज से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से लड़ सकती है, लेकिन उससे तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का पता चल जाएगा। लेकिन बाज़ाहिर ऐसा लगता है कि यह दरख्वास्त दायर करके शायद तहरीक इंसाफ जो है वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से भाग रही है। अब नाज़रीन आ जाते हैं तहरीक इंसाफ से जुड़ी जो खबरें हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो फवाद चौधरी साहब और ऐसे तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो छोड़ गई थी 9 मई के बाद, तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ गई थी, अब वो लोग दोबारा से मुतहरिक हुए हैं और वो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाना चाहते हैं। और तहरीक के लिए उन्होंने पहला कदम शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात करके उठाया है। और इन PTI के साबिक रहनुमाओं का कहना है कि ये जो इस वक्त मुज़ाहमत की सियासत चल रही है या जो एक कन्फ्रंट्रेशन चल रही है, ये ऐसे ख़त्म नहीं होगी। एक एक कदम सबको पीछे हटना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ को भी पीछे हटना पड़ेगा, तहरीक इंसाफ की क़यादत को दर्जा हरारत नीचे लाना पड़ेगा, फिर खान साहब के मसाइल, खान साहब की रिहाई का रास्ता निकल सकता है। अच्छा, मैंने दोपहर के ब्लॉग में बात की कि खान साहब अगर डील पे आते हैं तो डील के ज़रिए खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो मुझे किसी दोस्त ने कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा, तो फिर आप यह कह रहे हैं कि अदालतें कंप्रोमाइज़ हैं। मैंने ये नहीं कहा था नाज़रीन। होता यह है कि जो इस नौयत के केसेस होते हैं, जब हुकूमत में और जिसके खिलाफ केस होता है वो अगर आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, भाई यार इस केस से इसकी जान छुड़ानी है, तो प्रोसिक्यूशन तो हमेशा सरकार होती है, मुकदमा बनाने वाली हमेशा सरकार होती है। अगर अदालत में खान साहब का पैचअप हुकूमत के साथ हो जाए, डील हो जाए, फ़र्ज़ कर लें, नहीं होती जी पहले तो, लेकिन अगर हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर यह होगा कि खान साहब के वकला बड़े दबंग किस्म के दलाइल देंगे और उनके दबंग दलाइल के सामने के खान साहब के खिलाफ सियासी केस है, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है, कोई सबूत नहीं है, तो जो दूसरी साइड पे नैब के वकील होंगे या फिर FIA के वकील होंगे, वो बड़े बेढंगे किस्म के बग़ैर तैयारी के दलाइल देंगे। वो जी हमने तो ये कर दिया था, हमने तो ये सोचा था, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका। तो जब दूसरी तरफ अपना केस लड़ने वाले, जिनका केस है, नैब का केस हो, अगर FIA का केस हो, वो अगर अपना केस लड़ने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, तो फिर खान साहब तो रिहा हो जाएंगे। फिर अदालतों को तो अल्टीमेटली जब दलाइल देने वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर अदालत क्या कर लेगी? मैंने ये बात की थी। अब जो फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब की बात पे जैसे मैंने कल रात के ब्लॉग में कहा था कि अब लोग जो हैं फवाद चौधरी साहब को, उनके साथ असद उमर साहब को, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर जो इंसाफी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, वो इन लोगों को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि इनके साथ भी बड़े अच्छे रस्म रवाज हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उठना बैठना है फवाद चौधरी के साथ, बाकी लोगों के साथ। और अगर जो लोग इनको ये ताना देते हैं ना, जैसे शेख वकास अकरम साहब ने कहा कि हतमी फैसला तो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का होगा
कि इन लोगों को पार्टी में लेना है, इन लोगों को पार्टी में नहीं लेना, लेकिन चूंकि ये पार्टी छोड़ गए थे 9 मई के वक्त, तो लिहाजा ये गैर मुतलका हो चुके हैं। मेरे ख्याल से खान साहब को इन लोगों का फैसला कर देना चाहिए। भाई आप उनको पार्टी में लेने के लिए तैयार हैं या पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं है। ये मखमसा जो है, ये जो एक ग्रे एरिया है, इसका खत्मा होना चाहिए। और साथ में शेख वकास अकरम साहब कहते हैं कि फवाद चौधरी तो गैर मुतलका, ये तो पार्टी को छोड़ गए थे। अब नाज़रीन यहां पर भी दो आरा हैं। ये जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है जो रुपोश है, शेख वकास अकरम साहब भी रुपोश है ना, मंजर आम पे नहीं है, आपको नजर नहीं आएंगे। हमाद अदल साहब रुपोश हैं, मुराद शाही साहब मंजर आम से गायब हैं। ये अगर मंजर आम से गायब हैं, सामने आके पार्टी के लिए कोई खिदमात सरंजाम नहीं दे रहे, जैसे वो पंजाब के एक और भी हैं, वो लंबे से बालों वाले चौई साहब, सफ़ेद बालों वाले, जिनकी हाउसिंग सोसाइटी भी है, जिन्हें पहले पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर बनाने का फैसला किया गया था, क्या ये रुपोश होके मंजर आम से हट के तहरीक इंसाफ की खिदमत कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे ना। मंजर आम से गायब है भाई, है ही नहीं, कहां पे है कोई पता नहीं। तहरीक इंसाफ को इनकी जरूरत है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि कंप्रोमाइज भी हो जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के पेरोल पे भी आ जाते हैं, क्योंकि मौजूदा क़यादत से मुताल्लिक यही कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की पेरोल पे। बैरिस्टर गौर को भी ऐसे टारगेट किया जाता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा सलमान अकमराजा साहब को भी, अली अमीन गंडापुर को तो बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया। लेकिन ये सारी बहस इन तमाम इल्ज़ामात से हट के फवाद चौधरी साहब या इस तरह के जो बाकी लोग थे, जैसे इमरान इस्माइल हैं, अली जैदी हैं या असद उमर साहब हैं, पार्टी छोड़ गए थे। कोई ड्यूल फेस उन्होंने नहीं रखा था। उन्होंने बता दिया था कि भाई इन हालात में हमारे लिए आपके साथ रहना या आपके साथ चलना मुश्किल है, हमारे लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो हमारी वजह से पार्टी के लिए मसाइल पैदा ना हो, तो साइड पे हो गए थे। अब वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आए हैं। 9 मई के बाद वो नहीं थे कंफर्ट जोन में। हर बंदे का लेवल जो है चीज़ों को डाइजेस्ट करने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का, वो नहीं होता, वो नहीं कर पाए। लेकिन शायद खान साहब से उनकी वाबस्तगी जो उनके साथ ठहरे उनसे ज़्यादा हो, मोहब्बत भी उनसे ज़्यादा हो। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें कि जो बात फवाद चौधरी साहब ने की कि मौजूदा क़यादत नाबालिग है और हमें खान साहब की तहरीक चलानी चाहिए और ख़ान साहब से मुलाकात करनी चाहिए, और जो असीर क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो खान साहब की रिहाई चाहती है, दर्जा रात में कमी चाहती है, तो फवाद चौधरी साहब के इस धड़े की जो कोशिशें हैं खान साहब की रिहाई की तहरीक चलाने की, उस पर आप ये देखेंगे तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत में मिर्चें कैसे लगी हैं, मिर्चें लगी हैं और चीखें निकल आई हैं। सोहेल अफरीदी साहब की बात भी कर लें, उनके मुतल्लिक भी खबरें आपके साथ शेयर कर लें। करोड़ों रुपए दिया बार को कि बार कौंसिल इलेक्शन जीत जाएं, तहरीक इंसाफ बार कौंसिल का इलेक्शन जीत जाए, हामिद खान ग्रुप बार कौंसिल का इलेक्शन जीत जाए। लेकिन क्या नतीजा निकला नाज़रीन? वो करोड़ों रुपए देकर भी आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सके, मतलूबा कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो वो करोड़ों रुपए तो निकल गए ना, ख़जाने से तो निकल गए। कुछ हमारे साथियों का एतराज़ था कि जो सरफराज बुगटी साहब कोयटा से आए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार को 10 करोड़ का फ़ंड क्यों दिया है, बहुत उन्होंने ववेला किया। अब यहाँ पर जो करोड़ों रुपए सोहेल अफरीदी साहब ने खर्च किए हैं बार कौंसिल में हामिद खान ग्रुप की कामयाबी के लिए, उस पर उन्होंने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। तो ये मुनाफिकाना सहाफ़त होती है, बददियानती होती है सहाफ़त के शोबे के साथ। अब सोहेल अफरीदी साहब, उनके जो तर्जुमान हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बारूदी सुरंग पे पाँव रख दिया है। कैसे बारूदी सुरंग पे पाँव रख दिया है? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज उनके जो तर्जुमान हैं, जिन्हें स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, जनाब क्या नाम है उनका, शफ़ी जान, मेरे ख्याल शफ़ी जान ही उनका नाम है, अगर नाम मैं गलत नहीं दे रहा तो आप मेरी भी और अपनी भी, मतलब मेरे विलाव की भी तस्दीक कर दीजिएगा। तो शफ़ी जान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, अब ज़ाहिर सी बात है वो जो भी बयान देंगे वो बयान गिना जाएगा सोहेल अफरीदी साहब का। अब वो ये कह रहे हैं कि जो अख्तियार वली साहब हैं, दरअसल वो गैर कानूनी ओहदा लेके बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उनको गैर कानूनी ओहदा दिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि सूबाई हुकूमत 9 मई पर जो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग में आग लगी थी उसकी हम तहकीकात कराएंगे। भाई ये सूबे का सब्जेक्ट तो है नहीं, इतलात व नशरियात तो वफाक का सब्जेक्ट है, आप कैसे तहकीकात करा सकते हैं? ये तो ऐसे ही है कि आप किसी दूसरे के काम में मुदाखलत करने जा रहे हैं।
और जब दूसरे के काम में आप मदाखलत करेंगे, टांग अड़ाएंगे, तो फिर मदाखलत करने पे, टांग अड़ाने पे उसके टूटने का डर भी होगा, खदशा भी होगा। जब आप दूसरे के नाक में कुछ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे तो सामने वाले का रिएक्शन भी आ जाएगा। ये तो नहीं होगा कि सामने वाले का रिएक्शन आए। और दूसरा नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि एक पैगाम दिया गया किसी एक शख्सियत की तरफ से, ये कह के कि खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होगी ऐसे की तैसे। अब इनका इशारा मुनीफ फ़ारूक की तरफ था, शफ़ी जान का इशारा मुनीफ फ़ारूक की तरफ था। अब ये मुनीफ फ़ारूक साहब ने अपना थंबनेल बनाया था। भाई थंबनेल तो किसी का पर्सनल हो सकता है, किसी इदारे का इसके साथ क्या ताल्लुक़ है। अब आप मुनीफ फ़ारूक के थंबनेल को जवाब बना के आप इदारे को टारगेट करेंगे तो आपका फ़ायदा नहीं, आपका उल्टा नुकसान ही होगा। आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं, आप उल्टा इसके कॉन्सिक्वेंस फेस करेंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।